अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है उस हवाले से अहम पेशरफ जो है वो तो सामने आ रही है। और हमने हाल ही में देखा कि जो अमरीकी सेनेटर्स हैं उनके भी अब जो अमरीकी सदर हैं उनके वॉर पावर्स कम करने या ख़त्म करने के हवाले से जो एक मूव थी या जो बयानात थे वो भी खबरें सामने आ रही थी। अब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ है उसको दोहराया भी है। हमने देखा कि सेनेट के इजलास में और कौमी असम्बली में भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा गया। अब इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस सूरत हाल को लेकर मुख्तलिफ खबरें तो यकीनन वो आपकी नज़र से गुजर रही होंगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक मामला मईशत के हवाले से भी है, एयर लॉसेस के हवाले से भी है और फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात और जो सवालात हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब अल्लाह न करे अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है या इस वक्त की जो सूरत हाल है तो क्या तेल की कीमतों में इजाफा होगा, किस हद तक होगा, क्या चैलेंजेस होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल का मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका की सूरत हाल तो नहीं बल्कि पूरे खित्ते की अगर हम सूरत हाल कहें तो ऐसी सूरत हाल में एक मईशत के हवाले से, तेल की कीमतों के हवाले से बात हो रही है और बाकी चैलेंजेस के हवाले से आप सर क्या चैलेंज देख रहे हैं इस माहौल में? नाले देखिए, एक तो बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ और ब्रेड्थ जो वॉर की है वो क्या रहती है, विच मीन्स कि कंफाइंड कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है और जो भी इस वक्त यूएस का फ्रेमवर्क है टू डील विद ईरान इन द सेंस के मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी, उनकी जो है ड्रोन और न्यूक्लियर, सो वो कितना कंफाइंड रहता है और फिर इसका टाइम पीरियड क्या बनता है। अगर तो ये लॉन्गर वॉर चली गई तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट डीपर है। आई थिंक अभी तक तो यही उम्मीद कर सकते हैं, जो बेस्ट केस सिनारियो है, तेल इस वक्त ब्रेंट $85 के इर्द गिर्द पीक किया था, ये भी 20% हायर है। तेल का जो फॉल आउट है वो सिर्फ प्राइसेस में नहीं है, बल्कि अगर कशीदगी जैसे वो जो हॉर्मोज जहां से पास करता है तेल, अगर वहां पे कशीदगी रहती है और जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है तो उससे ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ दुनिया भर की हो सकती है, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ सकता है। अभी अगर हम ग्लोबल देख लें, जो कंज्यूमर है डिस्क्रेशनरी, जिसने पतलून खरीदनी है, बेड लिनन खरीदनी है, जिसने डिस्क्रेशनरी जो एक्सपेंडिचर करना है उसमें कमी आ सकती है। और फिर सबसे बात जो पाकिस्तान के लिए है, ये चैनल जरा डीपर है क्योंकि रेमिटेंसेस इटसेल्फ जिसपे बहुत बड़ा रिलायंस है। आप ये भी देखें ना कि पाकिस्तान अगर इस वक्त $25 अरब का खसारा पहले 8 माह में कर रहा है, जो कि तिजारती खसारा, जो कि पिछले साल के मुताबिक इस वक्त 25% ज्यादा है, $20 अरब। सो वो रेमिटेंसेस से मैच हो रहा है। अगर एक आध अरब भी रेमिटेंसेस कम होती हैं और इसी तरह तेल की मद में अगर तो ये $85 पे रहता है तो $200-250 मिलियन पर महीने की हिट लगती है। अगर ये $100 या बियॉन्ड चला जाता है तो दिस कैन गो टू 400-500 मिलियन डॉलर पर मंथ। फिर ये कि हमारे पास 25-30 दिन के जखायर हैं। ये भी याद रखिए कि डीजल इस वक्त ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि हार्वेस्टिंग हो रही है, क्रॉप्स के लिए मूव, ट्रांसपोर्ट, ये सब। सो एक ये चैनल है। और ऑन द लॉन्गर टर्म देखिए, एक्सपोर्ट ओवरऑल जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अमेरिका और यूरोप में अगर स्लो होता है तो आपकी जो अपैरल, आपकी जो नेटवेयर, आपकी जो बेड लिनन्स, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, $17 बिलियन के करीब टेक्सटाइल 60% है, ये स्लो हो सकती है। लॉन्गर टर्म में जो इम्पैक्ट है जो इसको समझना चाहिए वो ये है कि एफडीआई आपकी पहले 7 माह का डेटा अगेन इस फिस्कल ईयर का बहुत कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और आप नए प्रोजेक्ट्स पिच कर रहे हैं, एक कोशिश है थ्रू एसआईएफसी, थ्रू अदर अथॉरिटीज कि किसी तरह हम ये पिच कर सकें। दो मैं इस पूरे फ्रेमवर्क को समझता हूं बहुत बेहतर करने की जरूरत है, पर जो इस वक्त पिच कर रहे थे आप प्रोजेक्ट्स, आपने बहुत से फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर किए कि वो आकर बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाएं। सो ऑब्वियसली इस वक्त कोई मिडल ईस्ट में ये तो नहीं कहेगा या सऊदी अरेबिया में कि मैं जाके पाकिस्तान में नया प्रोजेक्ट लगाऊं। सो देयर कैन बी डिलेज इन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू गेट। इसका एक पॉजिटिव फॉल आउट भी है पाकिस्तान पे जो मैं समझता हूं है, वो ये है कि यार नादिर, आप ये देखें ना कि आपके बहुत से दोस्त जो हैं कराची से, वो जाकर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। आपके बहुत से दोस्त हैं वो अपनी फैक्ट्रीज इजिप्ट में लगाते हैं। ये मतलब यू सी के पीपल। पर आज एक चीज तो हमने प्रूव की है ना कि इंडिया से प्रोटेक्शन, अफगानिस्तान से प्रोटेक्शन, बॉर्डर सीलिंग,
पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन बहुत अच्छी की है, और कोई भी स्कर्मिश को रिस्ट्रिक्ट किया है, और उसके बाद वीव कम आउट ऑन टॉप। सो अपना घर तो एटलीस्ट ब्रिक और सीमेंट का ही लगता है, और जो कॉन्फिडेंस शैटर होगा पूरे मिडल ईस्ट में, उसका आप ये भी देखिए कि उनपे तो बहुत बड़ा इफेक्ट किया कि जितनी फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं, उनका तो सारा दारोमदार ही किस चीज पर है कि एक वहां पे लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जर्नीज करते हैं, वेकेशन करते हैं। सो आप उसके बारे में आई विल होप कि पाकिस्तान का जो $17 अरब दुबई में पड़ा हुआ है, या मिडल ईस्ट में पड़ा हुआ है, या जहां भी ओवरऑल ये एस्टिमेट जो है, बिकॉज ये मुसद्दिका नहीं है, ऑफ कोर्स दीज आर थिंग्स दैट वी, कि पाकिस्तान में लोग समझेंगे कि इन्वेस्ट करें। इन द मीडियम टर्म पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, इन दो चीजों पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज को तो सोचना चाहिए ना, कि $10 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, एडिबल ऑयल की कीमत, वीट की कीमत बढ़ती है, शुगर कभी इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो थोड़ा सा बेहतर करें अपने एग्रीकल्चर को भी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये फिर आप देख लें कि एयर लॉसेस हो गए या दीगर चीज़ें हैं, या अभी जो खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब को कहा गया है कि तेल के लिए मुतबादल रूट जो है वो दिया जाए, तो ये ओवरऑल जैसे आपने भी कहा कि अल्लाह ना करे कि ये ज्यादा अरसा जंग जो है वो चले, लेकिन आपका खदशा क्या है कि ये कितने दिनों तक जाएगी, तो चैलेंज जो है वो सामने आ सकता है? अगर ये मैं आपको एस्टिमेट बता सकता, आई वुड बी द बेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, बट माय बेस्ट गेस इज, और जो मैं मार्केट्स के रिएक्शन देख रहा हूं, व्हिच मींस इक्विटी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेजरीज जिस तरह बिहेव कर रही हैं ग्लोबली, मैं अभी भी मार्केट्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। आज भी यूएस पॉजिटिव खुल रहा है, यूरोप बहुत पॉजिटिवली मार्केट्स ने रिएक्ट किया है। सब समझते हैं कि ये 3-4 हफ्ते में कन्फाइन करके इसी एरिया में कोई तस्वीर की तरफ, चाहे वो नई रिजीम कह लें आप, रिजीम इन द सेंस I don't mean just Iranian regime. I mean the whole framework in Iran, where everyone, बातचीत पहले भी हो रही थी, चलें अब जो बातचीत होगी, IAEA जो हमारा न्यूक्लियर का अदारा है वो भी इसमें शामिल होगा, और जो ज्वाइनिंग नेशंस हैं मिडल ईस्ट की वो भी शामिल होंगी, और पाकिस्तान इसका एक अच्छा कोऑर्डिनेटर होगा, और हम इस तरफ बढ़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि 3-4 हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसे तस्फिया तलब मामला सामने आ जाएंगे, जिसमें हम अगेन, पिछली वॉर 12 दिन की थी, ये भी याद रखिए जब लास्ट टाइम ये हुआ। सो लेट्स होप कि चलें 3-4 हफ्ते में हम इस चीज पे आ जाएंगे, बट इन द मीन टाइम पाकिस्तान को अपनी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक मेजर रखूं जो जिसपे किसी ने बात ही नहीं की पाकिस्तान में। सो ये तो बात हो रही है कि जी तेल रेड सी से मंगवा लें, ओपेक प्लस ने रैंप अप किया है, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, वहां से मंगवा लें। यार नादिर, मुझे एक बात तो बताएं कि तेल की डिमांड मैनेजमेंट भी तो एक चीज है ना, सारा जोर आ रहा है कि सप्लाई कर लें। अभी मैंने एक डिटेल्ड ट्वीट किया है, एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू रीड इट, और उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसमें अगर कोविड के टाइम को याद करें तो 15 दिन 20 दिन, आई थिंक सम लीडरशिप शुड कम एंड से कि कंजर्व ऑयल इन द पब्लिक सेक्टर। मीटिंग्स जो है उनको कर्टेल कर दें, ट्रैवल कर्टेल कर दें, कार पूलिंग शुरू कर दें, वर्क फ्रॉम होम करें। अब तो ये सारी चीजें होती हैं, हाइब्रिड वर्क पे जाएं। फिर अगर स्कूल वेकेशंस, ईद आ रही है, अगर उसके लिए थोड़ा सा लंबा कर दें ताकि गाड़ियों की इतना यूज ना हो, देयर आर मेनी मेजर्स। फिर जैसे मैं कहा करता था, जब आप मार्केट्स को बंद करते थे, क्यों करते थे? आप कंजर्व करते थे ना बिजली को। अभी भी बिजली बहुत सी आपकी एलएनजी और किस पे बनती है? फॉसिल फ्यूल्स पे बनती है। एलएनजी की अगर आपको कबाहतें नजर आ रही हैं, मुश्किलें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान ने डिमांड मैनेजमेंट में अभी बिल्कुल मूव नहीं किया। मुझे नहीं मालूम, आई एम श्योर द अथॉरिटीज मस्ट बी थिंकिंग, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। आपने कोविड में ये बहुत अच्छा रन किया, पाकिस्तान वाज अ सक्सेस स्टोरी इन कोविड, जिसमें हमने ये पूरा प्रोग्राम जो है रन किया था। देन देयर आर अदर मेजर्स दैट यू कैन टेक, स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स कर सकते हैं आप। फिर जो जितनी भी ट्रैवल है उस पे अभी डीजल को ट्रांसपोर्ट, और जिसको दूसरा कहते हैं ना आप, जो हमारी लॉजिस्टिक्स है उसके लिए आप मुतय्यन करें। इसका रैशनल बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि आप मॉडरेट करना चाहते हैं ऑयल इंपोर्ट को, और जो एक्सटर्नल पे प्रेशर है उसको रिलीव करना चाहते हैं। आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन यस्टरडे, कि आप कौम को एक इंडिया तो देना कि जैसे मैं सैर करने जा रहा हूं शाम को रोजा अफ्तारी के बाद, ना जाऊं। अगर मैंने 4 दफा सामान खरीदने जाना है 2 दफा कर लूं। यू स्टार्ट मॉडरेटिंग थिंग्स।
अब इस तरफ जरूर बात होनी चाहिए, आई थिंक दैट्स और सप्लाई साइड ऑफ कोर्स उसको तो मैनेज करना ही करना है कि 25-30 दिन के जो जखायर हैं उनको कैसे लेके चलना है, एलएनजी के हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मंसूख किए हुए हैं, क्या उनको वापस लाना है, लोकल गैस को कैसे डाइवर्ट करना है, ये सब वो चीजें हैं जो हमें करनी है। पाकिस्तान इज रिलेटिवली बेटर, फंड की वजह से बफर्स बन गए। आईएमएफ के प्रोग्राम ने $16 अरब के रिजर्व्स हैं नादिर, सोचिए 2023 में ये हो रहा होता, 2023 में खड़े होते रिजर्व्स होते $4-4.5 अरब के और ये मुश्किल खड़ी हो जाती। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारा कुछ किया जा सकता है। प्रॉब्लम कहां आ रही है यार, मतलब अब फिस्कल में टैक्स लगा के हमने बहुत कुछ किया, ये वक्त है एक्सपेंडिचर काटने का। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि आप पीएसडीपी तो कम कर ही सकते हैं, वो आसान है, पर करंट में क्या कर सकते हैं। व्हेन एक शॉक लगता है ना इकोनॉमी को, जिसको हम इकोनॉमिक शॉक लगा है, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है। आप ये देखिए कि दुनिया की मार्केट्स तो कल 2-2.5% गिरी थी, पाकिस्तान ने उस वक्त 10% का फॉल दिखाया, आज फिर कल बेहतर हुई मार्केट, आज फिर डाउन है। पाकिस्तान की फ्रेजाइल मैक्रो स्टेबिलिटी है। सो लॉन्ग टर्म लेसन इज फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड मैक्रो स्टेबिलिटी। दीज 3 थिंग्स हैव टू बी कंबाइंड। और आखिरी बात याद रखें कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट इशू है ना, वो कोई सिक्लिकल नहीं है कि दुनिया में डिमांड कम हो गई तो हमारी से, हमें एक स्ट्रक्चरली इकोनॉमी को चेंज करना है। हर जो मुश्किल आती है नादिर, वो एक मौका फराहम करती है अपने घर को ठीक करने का, ये भी वही मौका है। पर जस्ट वन कमेंट, लेकिन ये बात करते करते भी अब बहुत अरसा गुजर गया है। स्ट्रक्चरली पाकिस्तान को ठीक किए बगैर ये मसले सारे आई थिंक बनेंगे नहीं। नहीं, लेकिन सर इस वक्त जो इंडिया की बॉर्डर की बात करें, फिर अफगानिस्तान के हवाले से, तो वो भी सूरत हाल आपके सामने है। चलें, ये तो एक रियासत के फैसले हैं कि उन्होंने करने हैं, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि हमेशा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, मईशत की जो सूरत हाल है, उस पर तनकीद तो की जाती है, आईएमएफ का हमेशा जिक्र होता है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में भी हाल ही में एक बयान आईएमएफ की जानिब से, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। नादिर, मैंने पाकिस्तान का 13-16 का ओनली कंप्लीटेड प्रोग्राम एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। हम लॉन्ग टर्म में हमने कभी भी कोई प्रोग्राम इस तरह कंप्लीट नहीं किया जो हमने 2013-16 का किया। मैं हमेशा ये समझाता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द इकोनॉमिक बुक बिहेव करती है। आज भी आईएमएफ के प्रोग्राम को अथॉरिटीज ने मनोवन फॉलो किया है, आईएमएफ की एंगेजमेंट को फॉलो किया है। मैक्रो स्टेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है, और मैंने पहले ही कहा बफर अच्छा है, फॉरेन एक्सचेंज का बैरूनी खसारा संभला हुआ है, अंदरूनी खसारा दो बहुत टैक्सेस लगाकर, मैं उस पूरे से एग्री नहीं करता जो हायर टैक्सेशन ने इन्वेस्टमेंट को डैम्पन किया है, पर संभाल लिया गया है। इसी तरह एनर्जी के खसारों को संभाला भी गया है, कुछ को एक्सेप्ट किया गया है और पास थ्रू होने दिया गया है कीमतों का। ये अच्छी चीजें हैं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से जो जिन चैलेंजेस का जिक्र किया जा रहा है, वो तेल की कीमतों में इजाफा हो या ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं, या ख़ास तौर पर जो मईशत की सूरत हाल के हवाले से एक कुछ जो खदशात है उनका जिक्र सामने आ रहा है, तो उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो मईशत के हवाले से या ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे। एजाज साहब से गुफ्तगू करेंगे। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ब्रेक से पहले हम ये जो इस वक्त खित्ते के अंदर सूरत हाल है, वो तेल की कीमतों के हवाले से, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के हवाले से या मईशत के हवाले से जिक्र कर रहे थे। ये चैलेंजेस तो हैं ही, इस हवाले से जो एक तासुरात दिए जा रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे हटके जो सिफारती सतह पर चैलेंजेस हैं वो आपको सर इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जंग का जो दायरा है वो थोड़ा फैल चुका है। पहले तो अमेरिका का ये ख्याल था कि हम ईरान पे बमबारी करेंगे, उनकी गवर्नमेंट बैठ जाएगी और वहाँ पे फसादात हो जाएंगे और हम कोई अपनी एक पपेट गवर्नमेंट रिजीम कर लेंगे, लगा देंगे। वो तो होता नजर नहीं आ रहा और लग रहा है कि ईरान चूंकि एक बैटल हार्डन्ड मुल्क है, पहले भी जंगें भी लड़ चुका है, अपनी क़यादत भी पहले खो चुका है, तो इस वजह से लगता ये है कि ईरान ज़्यादा पुरएतमाद है। ठीक है, नुकसान उसका हो रहा है, ये लोग
तो स्कूल की नन्ही बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान के अंदर वो हौसला मुझे नजर आ रहा है। ताहम ईरान ने ये जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है कि हम साथ ही साथ दूसरे फ्रंट भी खोल दें, गल्फ की रियासतों के ऊपर भी उन्होंने ये बमबारी की है और इस ग्राउंड्स पर की है कि आपके यहाँ जो अड्डे हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब नए हरमुज भी बंद हो गई, तो गोया पूरे खित्ते के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और इस वजह से अमेरिका के अंदर जो पहले एक डोनाल्ड ट्रंप साहब का मंसूबा था कि जी 3-4 दिनों में वेनेजुएला स्टाइल तरीके से हम तब्दील कर देंगे यहाँ पे और ईरान के तेल के कुओं पे कब्जा कर लेंगे, ये सारा का सारा प्लान जो है वो धड़ा का धड़ा रह गया है। और अगर तो ईरान के पास वो जखीरा है जो उनके पास वो दावा करते हैं कि है अस्करी साजो सामान का, मिसाइल का, ड्रोन्स का, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है 3-4 हफ्ते चलेगी और उसके दौरान इतना प्रेशर बन जाएगा अमेरिका के ऊपर कि उनको जंग रोकनी पड़ जाएगी। मुझे कुछ इस तरह का मंजर नजर आ रहा है जी। लेकिन इज़ा साहब अभी भी तो सूरत हाल अगर हम बात करें वो पाकिस्तान हो या दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी तो अमेरिका के सामने यही बात रख रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मामले को रोका जाए, क्योंकि अब ये मामला ईरान और अमेरिका की हद तक महदूद नहीं रहा, बाकी कंट्रीज में भी ये फैल गया। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से था, मेरा ख्याल है चीन और रूस के अलावा, जिसने बड़ी खुल के मजम्मत की थी कि ये जारहियत ठीक नहीं है ईरान के खिलाफ। और आपको पता है ईरान के लोग जो हैं उसके लिए ममनून है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान ने असूली मौकफ लिया था। अगरचे हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं लेकिन हमने असूली मौकफ लिया और उसी वजह से अब पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में भी कुछ मसालियत कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का ये ख्याल है कि हम अपने अड्डों को इस्तेमाल नहीं होने दे रहे तो आप हम पे हमला ना करें। तो यही पाकिस्तान ने ईरान को भी कहा। तो ईरान का भी मेरा ख्याल यही मौकफ है कि अगर आपके अड्डे इस्तेमाल ना हो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन सऊदी अरब वगैरह के अलावा जो बाकी गल्फ की रियासतें उन्होंने तो आपको पता है यूएई ने, बहरीन ने तो बाकायदा ताल्लुकात कायम किए हुए थे इसराइल के साथ, इसलिए मेरे ख्याल में ईरान उन पे तो नहीं रुकेगा। लेकिन बहरहाल एक इम्तिहान है सबके लिए, पूरे खित्ते के लिए। लेकिन जंग इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई फैलेगी कि आलमी जंग छिड़ जाए, जिस तरह लोग बातें करते हैं कि तीसरी जंग आलमी जंग हो जाएगी, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। क्योंकि रूस और चीन उस तरह डायरेक्ट कूद नहीं रहे। मुमकिन है चीन ने कोई सामान दिया हो, उसके बारे में भी कोई सदका इतला नहीं है, लेकिन कोई तीसरी आलमी जंग नहीं नजर आ रही। ना ही ये लोग जो एक अजीब गरीब से सुनाते हैं, बनाते हैं कि जी पाकिस्तान नेक्स्ट आ जाएगा। पाकिस्तान के क्या डायनेमिक अपने हैं, ईरान के अपने डायनेमिक है, तो ये खाना इस तरह की बात किया करें। पाकिस्तान एक बड़ा पूरे एतमाद मुल्क है और बड़ा कॉन्फिडेंट मुल्क है, उसके ऊपर इस तरह नहीं। पाकिस्तान तो बल्कि किरदार अदा कर रहा है कि इस जंग को किसी तरीके से रोका जाए। जी नहीं, लेकिन एजाज साहब कुछ खदशात का इजहार तो खुद वजीर दिफा साहब ने भी किया है ना सर, ये इजराइल को लेकर। मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी है, वो अक्सर स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन इस वक्त तो देखिए पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है। पाकिस्तान जो है ठीक है ईरान का हमसाया सही, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर है। हमने उधर अपने ईस्ट में इतना बड़ा जो नेबर था, ज्यादा साजो सामान वाला, उसको भी हमने शिकस्त दी या उसको कम से कम रोका जरूर। और इधर ईरान के साथ तो हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई तनाजा नहीं है किसी किस्म का, नहीं कोई। तो हम किस चक्कर में ये बात करते हैं जी बलूचिस्तान ईरान टूट जाएगा, एक कुर्दिस्तान बन जाएगा, एक बलूचिस्तान बन जाएगा और पाकिस्तान का भी। यार कहाँ से ये कलाबे मिलाते हैं? ये डिस्करेज करनी चाहिए ऐसी बातें, क्योंकि इस वक्त एक संजीदा मामला है, वहां पे जंग लगी हुई है, लोगों की जानें जाया जा रही हैं, उनको रुकवाना है। वो पाकिस्तान उसके लिए अच्छा किरदार अदा कर रहा है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में यही बनता है पाकिस्तान का किरदार। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद सर। ऐसी सूरत हाल में कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जब ये इस तरह के बयान ट्रंप साहब की तरफ से आ रहे थे, और ऐसी सूरत हाल में जो वज़ीर आज़म मोदी ने दौरा किया इसराइल का और जो मुलाकातें हुई हैं, ये टाइमिंग किस हद तक अहम आप समझते हैं? और हम ये कह सकते हैं कि ये तो वाज़ेह है कि भारत तो मौके की तलाश में है और ये उसी की कड़ी हो सकती है एक मुलाकात। जी, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत जुड़ना चाहता है और उस तरह बन नहीं पा रहा, तो उन्होंने सोचा कि इसराइल के थ्रू कोशिश करते हैं।
और इसराइल के इतने करीब हो जाओ, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी एक भोंडी किस्म की हरकत थी। ये कोई बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई इस तरह के काम नहीं करता है जिस तरह का उन्होंने किया, कि अपने एक असूली मौक़िफ़ जो पिछले 80 साल से लिया हुआ था कि फ़लस्तीनियों का भी एक हक होना चाहिए। आपने जिक्र ही नहीं किया गाजा में जो इतने लोग मर गए, एक जेनोसाइडल वॉर की उन्होंने इसराइल ने, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल में गलत घोड़ा चुना उन्होंने। और अमेरिका तो मुतासर नहीं हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप तो मुतासर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि जो जंग उन्होंने रुकवाने में मदद की अमेरिका उसको तो एक्नॉलेज नहीं करता। तो इस वजह से ना इधर का रहा है। पहले कहते थे हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, अब कैसे ग्लोबल साउथ के लीडर हैं कि इतने बड़ा कत्ल गारत हुई और आप उसके लिए बोल भी नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल में भारत की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बड़ी अजीबोगरीब सी चल रही है। मैं समझता हूँ कि उनको उसका नुकसान ही हो रहा है। जी लेकिन सर अभी ये आपने गाजा का जिक्र भी किया है, ओवरऑल तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, अब ऐसी सूरत हाल में बोर्ड ऑफ पीस का सर क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इस जंग के नतीजे में, जिस तरह अब लग रहा है, और उनके अंदर भी बहुत ही मुल्क में सेंटिमेंट उठ रहा है, आपने सुना होगा बहुत सारे सेनेटर्स बोल रहे हैं, तो उसके बाद तो बोर्ड ऑफ पीस चूंकि उन्हीं की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सरवाइव कर गए ये वाली जंग, तो फिर तो वो रहेगा और वो जो उसने किरदार अदा करना है वो करेगा। जी अच्छा, लेकिन सर अब आखिर में अगर ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, चलें ओवरऑल जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है उसमें तो पाकिस्तान एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रख रहा है, जंग रुकनी चाहिए। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है, आप इसके क्या नताइज देख रहे हैं और आप समझते हैं कि वक्त है ये मामला भी रुक जाना चाहिए? देखिए, अफगानिस्तान ने, तालिबान रजीम ने पिछले 4.5 साल में पाकिस्तान का इतना खून बहाया है, हमारी हर खैर सगाली का गलत मतलब निकाला है। हमने जितने इनके साथ इन्होंने हमसे वादे किए, हर वादा तोड़ा है। बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने बैठकर भी वादा तोड़ा है। तो इसलिए हमें कुछ तो करना था ना जी। आप चुप करके खून अपना बहने दें और कुछ ना करें, तो पाकिस्तान को ये करना था। फिर ये कि अमेरिका का वहां बहुत छोड़ा और बहुत सारा असला था, हम बहुत देर से कह रहे थे जनाब इसका कुछ करें, नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान को खुद वो तबाह करना पड़ रहा है। तीसरा ये कि ये हमारी ट्रांजिट ट्रेड को बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह इतला है, पता है कि ये TTA के जो लीडरान हैं बड़े बड़े, इनके सैकड़ों कंटेनर्स इनके आते थे जो पाकिस्तान में डंप करके पैसे कमाते थे, और आजकल ये ड्रग ट्रेड से पैसे कमा रहे हैं। तो ये किस किस्म के इस्लाम के दाई हैं? ये जो औरतों को मारते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, औरतों को काम नहीं करने देते, ये कहाँ के वादा, हर वादा तोड़ देते हैं। इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। पाकिस्तान को ये करना चाहिए, बॉर्डर को फिलहाल बंद रखना चाहिए। ये कहते थे हम चाह बाहर जाएंगे, तो जाए चाह बाहर, कौन रोकता है इनको चाह बाहर जाने से? जरूर जाए, चले जाए, नॉर्दर्न रूट पे चले जाए। आपने हमारे बंदरगाहों का बेदरेग इस्तेमाल किया और हमें गालियां निकाले, और भारत के साथ मिलकर आपने हमला किया। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था, उन्होंने हमला किया, और उसका जवाब हम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये अभी कुछ देर और करना चाहिए, ता वक्त कि इनको समझ आ जाए और होश आ जाए कि पाकिस्तान से बेहतर अफगानिस्तान का दोस्त कोई नहीं था, और इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। ये भारत के साथ मिलकर हमारे साथ एक फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है, इसका ईरान वाले सिलसिले से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सर, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन रजा साहब, ये जो आपको याद है कि सूबाई जो हुकूमत है वो हमेशा ये कहती रही कि मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर खुद पाकिस्तान ने ये वाज़े किया, शवाहिद दिए, इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ उसके शवाहिद पाकिस्तान ने रखे। तो अब आप समझते हैं कि इतने शवाहिद और इतनी मरतबा गुफ्तगू के बाद अब मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ शायद ना जाए? देखिए, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, हमेशा, कभी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले वो अपने जो उन्होंने काम शुरू किए हुए वो तो रोके ना। और जो मुल्क के अंदर भी जो कुछ लोग नरम कोशा रखते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि क्यों अपने ही लोगों का खून बहने के लिए आप कुछ नहीं करते। ये तालिबान वो नहीं है जिनके मुतालिक आप सोच रहे हैं कि वो बड़े ईमानदार कोई लोग हैं और वो बड़ा अच्छा काम करेंगे, नहीं कर रहे हैं। 4.5 साल बहुत हो गए, हमने देख लिया उनको। तो ये पूरे मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस करें, एक नेशनल कंसेंसस बनाएं इसके ऊपर कि जनाब ये हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी के ऊपर फुल ओनरशिप है, ताकि उनको कोई यहाँ स्लीपर सेल ना मिले, उनको कोई किसी किस्म की जगह ना मिले।
ये तालिबान का यही हाल है जो हम कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में पूरी कौम को इसके लिए मुतहिद हो जाना चाहिए। चले ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।